हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने लगभग राजस्थान का जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो वो हमने जो तीनों पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनके जितने भी क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए और जो नए क्वेश्चन है वो सभी हमने देख लिए हैं। और आज हम देखेंगे इंडिया जीके वाला जो पार्ट है ना वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इंडिया जीके से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपने राजस्थान जीके वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखना। उसके बाद में ये इंडिया जीके वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। ये रीट लेवल 2 के अंदर 2022 में पूछा है कि ऋग्वेद काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। एक नंबर है सोम एक पौधा था, 2 नंबर ब्रह्मा और विष्णु महेश और प्रमुख देवता थे, ठीक है। और 3 नंबर पर दे रखा है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। और 4 नंबर पर दे रखा है उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे। 4 नंबर पर है इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो इनमें से कौन कौन से कथन ऋग्वेद काल के विषय में सही बताते हैं। तो एक तो है सोम एक पौधा था, ये सही है। और दूसरा ये है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। तो ये 2 कथन सही है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है और सोमरस को अधूमत कहा गया है। और यह संभवतः है कि इफिड्रा नामक पौधे से बनाया जाता है। और सोम का प्राप्ति स्थान हिमालय का मुजवंत पर्वत या मधुवंत शिखर माना जाता है। यह एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से उठाया गया क्वेश्चन है। उसके बाद में एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना वो आपको इसी वीडियो में मिलते रहेंगे। आरबीआई से रिलेटेड भी इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन सा शामिल है। ये भी रीट लेवल 2 में 22 में पूछा है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं वो किस में शामिल है, उसमें कौन शामिल है। तो 1 नंबर पर है सत्यार्थ प्रकाश, 2 नंबर है वैशेषिक, 3 नंबर है महाभारत, 4 नंबर पर है उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैशेषिक है ना। ये भारतीय दर्शन के 6 जो पद्धति है उसमें शामिल है, ठीक है। वैशेषिक भारतीय दर्शन की जो आस्तिक तथा नास्तिक 2 भागों में विभाजित है। नास्तिक दर्शन के 3 भाग है, शिगन, चार्वाक तथा अहित। और आस्तिक दर्शन न्याय, विशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य तथा योग 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन थे और विषय वस्तु क्या थी। एक साथ देख ले ताकि क्वेश्चन आपको जब भी नए जो अब क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें यहाँ से व्याख्या से पूछे जा सकते हैं। तो जो दर्शन था, न्याय दर्शन था, उसके प्रवर्तक थे गौतम। और दूसरा है इसके जो विषय वस्तु है वो 6 दर्शन में ये सबसे प्राचीन था। उसके बाद में 2 नंबर पर देखो वैशेषिक कणाद प्रवर्तक था वैशेषिक का और पदार्थ विज्ञान का विस्तृत वर्णन है इसके अंदर। पूर्व मीमांसा के अंदर जैमिनी प्रवर्तक है और वेदों धर्म की वास्तविक व्याख्या की गई है। उसके बाद में उत्तर मीमांसा की बात करें, वेदांत सूत्र की बात करें तो इसका जो प्रवर्तक है वो है बद्रायण और शंकराचार्य। उपदेशों का सूत्रात्मक रूप है। और 5 नंबर पर दे रखा है सांख्य जिसके प्रवर्तक है कपिल और सृष्टि प्रकृति पुरुष से बनी हुई है। योग की बात करें तो योग का प्रवर्तक हो जाएगा पतंजलि। चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है दर्शन। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। ये भी रीट लेवल 2 के अंदर 2018 में पूछा है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। 1 नंबर है सुवास्तु, 2 नंबर कुब्बा और 3 नंबर पर है पुरुषणी और 4 नंबर पर है द्वेषदती। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुरुषणी। पुरुषणी ये रावी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। वर्तमान नदियां हैं वो देखो ऋग्वेदिक नाम इसके क्या है। तो सतलज नदी है, इसका ऋग्वेदिक काल के अंदर इसका नाम था ससुद्री, ठीक है, सतुद्री। उसके बाद में रावी नदी का नाम था पुरुषणी, चिनाब नदी का नाम था अस्किनी और झेलम नदी का नाम था वितस्ता। और उसके बाद में है व्यास का नाम था विपाशा, सिंध नदी का नाम था सिंधु। ये प्राचीन नाम है ऋग्वेदिक काल के जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा है। तो आर्य जो संस्कृति है उसका केंद्रीय स्थल किसे माना जाता है। रीट लेवल 2016 में क्वेश्चन पूछा है लेवल 2 के अंदर। तो उत्तर वैदिक काल है उसमें आर्य संस्कृति का केंद्र देखो पहला ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश, 2 नंबर पर है गंगा यमुना दोआब, 3 नंबर पर है मगध और 4 नंबर पर है दक्कन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब है ये उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक सभ्यता का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य जो केंद्र है वो है पंजाब सिंधु प्रदेश रहा है, परंतु उत्तर वैदिक में आर्य पूरे भारतवर्ष में प्रसार कर चुके हैं। ये इस युग में आर्यों का प्रमुख केंद्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2016 में रीट में पूछा गया है कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1 नंबर पर दे रखा है राधा कुमुद मुखर्जी, 2 नंबर पर है रोमिला थापर, 3 नंबर पर है डी कोसाम्बी और 4 नंबर पर दे रखा है रामशरण शर्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रामशरण शर्मा है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक है रामशरण शर्मा। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक रामशरण शर्मा है तथा द आर्कटिक होम ऑफ द आयर्स पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, ये एक बुक और दे रखी है द आर्कटिक होम ऑफ द आयर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। ये भी 2012 में पूछा है रीट लेवल 2 में कि कौन सा कथन सत्य है। पहला देखो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया है, 2 नंबर पर है रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, 3 नंबर पर है वसु वेद कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है और 4 नंबर पर है भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुख्य माना जाता है। तो इसमें असत्य जो कथन है वो ये है दोस्तों कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, ये गलत है। संस्कार उस टाइम थे, ह्रास नहीं हुआ है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, तो ये सही है, ये तीनों कथन सही है। पहला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो गीता क्या है। गीता है ये भी आरटीआई में पूछा है 2011 में। तो 1 नंबर पर है वेद, 2 नंबर स्वतंत्र महाकाव्य, 3 नंबर रामायण का एक भाग है और 4 नंबर है महाभारत का एक भाग है। तो गीता है ना दोस्तों ये महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत का एक भाग है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के छठे पर्व विषम पर्व के 23 से 40 श्लोकों को कहा गया है, इसमें से 18 अध्याय हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। 2 नंबर पर है वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है और 3 नंबर है वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, 4 नंबर पर है वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। तो सत्य जो कथन है ना वो है दोस्तों 1 नंबर पर तो देखो वेद अनादि और अपौरुषेय हैं, ये सही है। उसके बाद में दे रखा है वेदों के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है और उसके बाद में वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत होता है, ये गलत है। और वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान होता है। तो ये 1 2 4 है, ये कथन सही है, बाकी 3 नंबर कथन है वो गलत है। उसके बाद में देखो वेद शब्द विद धातु से अद्भुत है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान। अर्थात वेद से आशय है कि ग्रंथ जिनमें ज्ञान का अक्षय भंडार निहित होता है। वेद अनादि अक्षय अपौरुषेय वेद मानव द्वारा रचित नहीं, वेद देवीकृत है अर्थात भगवान द्वारा रचित है। वेदों को पहले श्रुति कहा जाता था क्योंकि गुरु व शिष्य की श्रवण परंपरा से यह वैदिक ज्ञान सुरक्षित रहता था। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 2nd ग्रेड SST 2014 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य का भाग कौन सा नहीं है। 1 नंबर है ब्राह्मण, 2 नंबर आरण्य, 3 नंबर उपनिषद, 4 नंबर पर है भगवत गीता। तो भगवत गीता है ना दोस्तों ये वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। वैदिक साहित्य जो कि ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है निम्नांकित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। वेद व वेदांग वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग है वेद। और 2 नंबर पर दे रखा है संहिता, वेद ग्रंथ जिसमें वैदिक मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वैदिक मंत्रों संहिता की गद्य टीकाएं हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्म शब्द से अद्भुत है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, और अतः वे ग्रंथ जिसमें यज्ञ विधियों एवं अनुष्ठानों का विवेचन हुआ है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि वेदों का भाग नहीं माने गए हैं। तो 1 नंबर है मंत्र, 2 नंबर ब्राह्मण, 3 नंबर है आरण्य, 4 नंबर पर है धर्मसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मसूत्र। वेदों का भाग नहीं है धर्मसूत्र। ब्राह्मण है, मंत्र है, आरण्य, ये वेदों का एक
पार्ट है, भाग है, धर्मसूत्र नहीं है। सूत्रों को वैदिक ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। वैदिक परंपरा के अंतर्गत कालांतर में जिस साहित्य का सर्जन हुआ है वह सूत्र साहित्य के रूप में सुविज्ञ है। इसमें जो इसके जो प्रमुख 3 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्मसूत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों बृहदारण्य। ठीक है, बृहदारण्य है, इसके अंदर उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद मिलता है। जो ये याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है ना, ये याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, ये दोनों एक ही हैं और इसे देखो बृहदारण्य उपनिषद है। तो जो यम नचिकेता संवाद है ये कठोपनिषद है और यम यमी संवाद ऋग्वेदिक दशम मंडल और पुरुरवा उर्वशी एल संवाद ऋग्वेदिक दशम मंडल। तो ये व्याख्या है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता है? तो 1 नंबर पर दे रखा है बृहदारण्य उपनिषद है ना, इसे पंचम वेद कहा जाता है। इतिहास पुराण को पंचम वेद है वो बृहदारण्य उपनिषद को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बृहदारण्य सर्वाधिक विशाल उपनिषद है जिसमें पंचम वेद कहा गया है। याज्ञवल्क्य इसके प्रवक्ता हैं और ज्ञातव्य है कि मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है, ये इसकी व्याख्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सून सेप आख्या जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त हुआ है, तो ये वह है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। सुन सेप की कथा की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद में है जल प्लावन की कथा सतपथ ब्राह्मण और उसके बाद में तीसरा दे रखा है दुष्यंत भरत कथा सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? ये रेट लेवल 2 में पूछा है 22 में कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो वर्धमान महावीर है वो लिच्छवी से संबंधित है, लिच्छवी वंश है उससे संबंधित थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम वर्तमान नाम वासुकुंडा में हुआ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा जो वेदहदता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी और 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने घर त्याग दिया था और महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर सालमली वृक्ष के नीचे केवल्य निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ था और भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायी की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो अभी हमने देखा है वल्लभी स्थान पर गुजरात में। यह भी रीट 2022 में पूछा है। अगला क्वेश्चन रीट लेवल 2 2021 में पूछा है कि महावीर स्वामी के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसमें देखो सही सिर्फ 2 नंबर वाला है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये 2 नंबर कथन है ना, ये ही सही है, वर्धमान नाम था। बाकी लुम्बिनी में जन्म नहीं हुआ और उसके बाद में माता का नाम भी महामाया नहीं था और प्रथम तीर्थंकर भी नहीं थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं तो उसे अरहत बोला जाता है। ठीक है, अरहत बोला जाता है। जैन धर्म के अंदर जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसे अरहत बोला जाता है। महावीर स्वामी का नाम एक दृष्टि में हम देखेंगे, देखो बचपन का नाम वर्धमान था। ज्ञात्रक राजा के पुत्र के कारण ज्ञात्रक पुत्र कहते थे। जिन या जैना विजेता था, इंद्रियों को जीतने के कारण इसे जिन या जैना कहते थे। महावीर परम प्रतापी था, क्योंकि उसका नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि वह परम प्रतापी था, साधना में अतुल पराक्रमी था। और निर्ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों बंधन रहित यानी सुख दुख के बंधन से रहित था। अरहत की बात करें, पूज्य की बात करें तो योग साधना एवं मोक्ष प्राप्ति, और केवल्य की बात करें तो निर्मल ज्ञान और पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के कारण
निघंट नाटक पुत्र की बात करें तो निर्ग्रंथ ज्ञात्र पुत्र बौद्ध साहित्य में, और तीर्थकर ज्ञानी महात्मा की बात करें तो तीर्थ नियम देने के कारण। तो ये महत्वपूर्ण है इसकी व्याख्या महावीर स्वामी से रिलेटेड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? शाद्वाद, और उसके बाद में अनेकांतवाद, और 3 नंबर पर है सर्वस्तिवाद, और 4 नंबर पर दे रखा है पंच महाव्रत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वस्तिवाद। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित नहीं है, वो है सर्वस्तिवाद। बाकी शाद्वाद, अनेकांतवाद और पंचम महाव्रत है, ये जैन धर्म से संबंधित है, सर्वस्तिवाद नहीं है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखो, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, 7 शील व्रत और सप्तभंगीय या शाद्वाद, अनेकांतवाद, ये सभी जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हेडमास्टर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 1 नंबर पर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है ना, ये तीनों शामिल किया गया है त्रिरत्न में, लेकिन सम्यक वाणी है वो शामिल नहीं है। त्रिरत्न में देखो आत्मा की उन्नति के लिए उन्होंने 3 सिद्धांत बनाए थे जिसे त्रिरत्न कहते हैं। एक तो सम्यक ज्ञान है, उचित ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के जाल में फंसता है। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है, श्रुति जो सुनकर प्राप्त किया जाता है, अवधि की बात करें तो कहीं रखी हुई किसी भी वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान, और फिर है मन प्रियाय, तो अन्य व्यक्तियों के मन की बातें जान लेने का ज्ञान, और उसके बाद में केवल जो पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की बात करें तो जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में विश्वास। सम्यक चरित्र की बात करें तो ज्ञान को जीवन में उतारना। ये इसके 5 प्रकार हैं सम्यक ज्ञान के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? ये रीट लेवल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 1 नंबर खेती की उपज अच्छा होना, 2 नंबर लोहे की खदानें होना, 3 नंबर पर जंगली हाथी का उपलब्ध होना, और 4 नंबर पर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये सभी खदानें वो दोस्तों 16 महाजनपदों में मगध प्रथम था, इसलिए था क्योंकि खेती की उपज में अच्छा था, लोहे की खदानें थी, जंगली हाथों का उपलब्ध होना, ये सभी जो मुख्य कारण है वो 16 महाजनपदों में मगध प्रथम होने का कारण है। मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। यहाँ गंगा और सोम जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगल से भरा था, और उसके बाद में जहाँ हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर लेना, सेना में काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा ऐसा की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी थे। ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ये रीट लेवल 2 के अंदर 22 में पूछा है कि कौन सी जो नदियां हैं जो मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो है देखो गोदावरी और तुंगभद्रा, पहला ऑप्शन। 2 नंबर गंगा सोम, और 3 नंबर पर है चंबल माही, और 4 नंबर पर है कृष्णा कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सोन है ना। ये एक मतलब जो मगध के अंदर जो यातायात है, जल वितरण है, जमीन की उपजाऊ बनाना, ये सभी काम गंगा सोन नदी के कारण हुआ है। इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है मगध के अंदर। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, महाजनपद नगर में एक युग्म सही सुमेलित है, वो कौन सा है? ये भी रीट लेवल 2 2021 में पूछा है। तो 1 नंबर पर है गांधार मथुरा, 2 नंबर अंग उज्जैन, और 3 नंबर पर है अवंती सोत्यवती, और 4 नंबर पर दे रखा है कंबोज राजपुर। तो जो महाजनपद है नगर है, इसमें सही सुमेलित है वो है दोस्तों कंबोज राजपुर। महाजनपद है कंबोज, और राजपुर उसका जो नगर है, तो ये सही है। बाकी तीनों ही गलत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंबोज कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित इस जनपद की राजधानी राजपुर, जो इसे राजौरी भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मगध महाजनपद से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है? यह भी रीट लेवल 2 21 में पूछा है कि मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था, और मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा थी, और मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इसमें देखो मगध जो महाजनपद है उससे संबंधित जो निम्न कथन है वो सही कथन कौन कौन सा है वो आपको मैं बता दूं। एक तो मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदी जैसी घिरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखो मगध साम्राज्य के
उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान था। तो पहला और तीसरा जो कथन है ना, यह सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर दे रखा है राजपुर थी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। मगध बिहार के दक्षिण भाग में गंगा और सोन नदियों से घिरा क्षेत्र, वर्तमान पटना और गया जिला का एक हिस्सा है। राजगृह इसकी राजधानी थी। प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी और मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु वे थे और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन बिंबिसार था। इस वंश के प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु बुद्ध महावीर स्वामी ने अजातशत्रु के समय निर्माण प्राप्त किया था। उदयनी पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र का नाम देकर के अपनी नवीन राजधानी बनाई थी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उनके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। उसके बाद में देखो, रीट लेवल 2 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी? 1 नंबर पर देखो मथुरा, 2 नंबर पर है वृंदावन, 3 नंबर इंद्रप्रस्थ, 4 नंबर पर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि सूरसेन जनपद की राजधानी है ना, वो है मथुरा। मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रीट लेवल 2 के अंदर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह महाजनपद ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित है, यहाँ की राजधानी मथुरा थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल 2 के अंदर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय है ना, उसके अंदर प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय के अंदर, ये एक स्त्रोत माना जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों और 15 उत्तर भारत में है और एक श्मक दक्षिण भारत में है एवं 10 गणराज्य का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, महाजनपद राजधानी सुमेलित है वो कौन सा है? देखो मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य की बात करें, एक तरफ महाजनपद है दूसरी तरफ राजधानी है, तो मत्स्य की बात करें तो विराटनगर थी, ठीक है, विराटनगर जयपुर वाला। और अंग की बात करें तो चंपा, वत्स की बात करें तो कौशाम्बी और अवंती की बात करें तो उज्जैनी राजधानी थी। तो ये महाजनपद है, इनकी राजधानी है जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन आने जरूरी है कि मत्स्य की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी क्या है, वत्स की राजधानी क्या है और अवंती की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना और जो राजस्थान जीके का जो पार्ट हमने 5 घंटे की क्लास डाल रखी है वो जरूर देखना। उसके अंदर लगभग पूरा राजस्थान जीके डाल दिया है, अब इंडिया जीके की बारी है तो उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं एग्जाम से पहले। आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।